बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल फित्र के मौके पर पटना सिटी के जामिया मुनीमिया खानका मस्जिद में हाजिरी दी। यहाँ से निकलने के बाद वे बारगाह इश्क तकिया शरीफ भी पहुंचे, जहां उन्होंने देश और दुनिया की अमन शांति के लिए दुआएं मांगी। जब वहीं पर ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की कई मस्जिदों में पहुंचे और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भाईचारे का संदेश दिया। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए सभी पत्रकारों को भी ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि आपको भी नमन। आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी सीएम नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर मस्जिदों का दौरा किया और लोगों के साथ खुशियां शेयर की है। वहीं पूरे बिहार में ईद का जश्न धूमधाम से मनाया गया और मस्जिदों और ईदगाहों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोस्तों बिहार को लेकर के भारत मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि यहाँ अप्रैल से जून तक सामान्य से अधिक झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। पूरे बिहार में इस दौरान उच्चतम और फिर न्यूनतम तापमान दोनों ही अधिक रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल में खास करके बिहार के उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अप्रैल में लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। यहाँ करीब 3 से 4 दिन लू रह सकती है। इस दौरान पश्चिमी बिहार को सबसे अधिक लू का दौर झेलना पड़ सकता है। बचे हुए कुछ जगहों पर 1 से 2 दिन लू की स्थिति बन सकती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को फिर से बिहार आ रहे हैं। मधुबनी आकर के मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के अभी से ही बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। जब पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार आए हुए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं, इस दौरान बिहार को वे कई सौगातें देंगे। जब पीएम मोदी इस दौरान मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और फिर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन की तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मधुबनी के परिसर में उच्च स्तरीय बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जनसभा की व्यवस्थाओं और फिर प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि पंचायती राज दिवस पर हर साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और फिर इस साल मिथिला और फिर बिहार को ये ऐतिहासिक अवसर मिला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। ये बिहार के लिए गर्व का विषय है कि ये आयोजन मधुबनी में हो रहा है। दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूर्णिया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद बिहार को मिली महत्वपूर्ण सौगातों के बारे में जानकारी दी। खास करके सीमांचल क्षेत्र के जिलों जैसे कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के लिए एक बड़ी राहत योजना का ऐलान किया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि कोसी मेची लिंक परियोजना के तहत बाढ़ से राहत और फिर सिंचाई के लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये राशि अब कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है। इस परियोजना से करीब 7 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका लाभ मुख्य रूप से कोसी और सीमांचल क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। इस योजना के लागू होने से क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सीमांचल में गलगलिया किशनगंज रेल परियोजनाओं को जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ईद के मौके पर मुस्लिम बहुल किशनगंज शहर के अंजुमन इस्लामिया मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने ईद की नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार और फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक एवं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जिस तरह से नए कृषि
कानूनों को वापस लिया गया उसी तरह से इसे भी लागू नहीं किया जाना चाहिए, यह क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय को मंजूर नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं क्योंकि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। मुस्लिम समाज जब तक खुद तैयार नहीं होगा तब तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ कानून के लिए बीजेपी से अधिक दोषी नीतीश कुमार है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी 10वीं के रिजल्ट में टॉप करने वाले छात्रों को एक झटके में मालामाल कर देगी। जहां इस साल बिहार बोर्ड के टॉपर्स को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने पिछले साल ऐसा ऐलान किया था कि 2025 में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को दोगुनी राशि दी जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट चेक किए। वहीं पर सामने आई जानकारी के मुताबिक इस साल बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि दोगुना कर दी गई है। जब बिहार सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि 10वीं और फिर 12वीं के टॉपर्स को 2025 में दोगुना कर दी जाएगी। इसके मुताबिक इस साल 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे। नगद इनाम राशि के साथ साथ उन्हें लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो पिछले साल 75,000 रुपए थी। वहीं पर तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए और फिर चौथे स्थान पर आने वाले छात्रों को 30,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव गलत फहमी में है। जब बबुल के पेड़ से किसी को आम मिला है क्या? जब कभी गलती से बबुल के पेड़ के पास से आम मिल गया तो फिर सदा वे कहेंगे कि आम ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव गलत फहमी में है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। किस गर्व की बात से लालू प्रसाद यादव ऐसी बात बोलते हैं? तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। हर चीज़ तो उन लोगों ने गलत किया है। किसी कारणवश कभी मौका मिल गया तो फिर वे समझ रहे हैं कि सब कुछ हो गया। यह केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जब लालू प्रसाद यादव गलत फहमी में ना रहे। दोस्तों, 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की संभावना और फिर चर्चाओं के बीच एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने दावा किया है कि लोकसभा में ये बिल पारित नहीं हो सकेगा क्योंकि सदन में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। यह एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा को समर्थन दे रहे 4 दल यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू की टीडीपी, चिराग पासवान की लोजपा और जयंत चौधरी का लोक दल अगर वक्फ बिल का पास कराने में भाजपा का साथ देते हैं तो फिर देश के मुसलमान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। वारिस पठान ने कहा है कि हम सुन रहे हैं कि ईद के बाद वक्फ विधेयक संसद में लाया जाने वाला है, लेकिन लोकसभा में इस विधेयक, इस बिल का पारित होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अगर भाजपा को ये विधेयक पारित करना है तो फिर पार्टी को चंद्रबाबू नायडू, सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अगर ये लोग बिल का समर्थन करते हैं तो फिर भारत के मुसलमान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये बिल असंवैधानिक है। ये अनुच्छेद 14, 25 और 26 का पूरी तरीके से उल्लंघन है। वहीं पर वारिस पठान ने आगे कहा है कि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड की में किसी गैर मुस्लिमों को कैसे शामिल कर सकते हैं? वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा की पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है जिसके तहत वे मुसलमानों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। वक्फ को बचाने के लिए ऐसा करने का उनका दावा बिल्कुल भी झूठा है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि अगर सरकार कोई भी काला कानून लाती है तो फिर हम उसका कड़ा विरोध दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी 2 दिवसीय दौरा बिहार यात्रा के बाद दिल्ली लौट चुके हैं। इसके एक दिन बाद ही बिहार की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमएलए गुलाम गौस 31 मार्च 2025 को अचानक राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। गुलाम गौस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी नेता माना जाता है। जहां उनकी ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक गुलाम गौस ने लालू प्रसाद यादव से मिलकर के उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने रमजान के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि ये महीना बेहद पाक होता है और फिर इसका असली उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाना और फिर बुराइयों के खिलाफ लड़ना है।
जब गुलाम गौस ने अपनी इस मुलाकात को व्यक्तिगत बताते हुए मीडिया से इसे राजनीतिक रंग न देने की अपील की है। हालांकि उनकी ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए नेताओं को एकजुट होकर के चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया था। अमित शाह की इस बैठक के तुरंत बाद गुलाम गौस का लालू प्रसाद यादव से मिलना कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रहा है। जब मुलाकात के दौरान गुलाम गौस से वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनकी इस चुप्पी से बिहार की सियासत में और भी चर्चाएं तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति में और क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई में की काफी चर्चा हो रही है। अब एक बार फिर से इस परिवार में विवाद सामने आया है, लेकिन ये विवाद सियासी नहीं बल्कि आपसी संपत्ति बंटवारे का है और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा हुआ है। और इस मामले के केंद्र में इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस है। जब बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव स्थित राजकुमारी देवी की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बताया है और उनके कमरों में ताला लगा दिया गया है। वहीं पर राजकुमारी देवी ने पारस पासवान और फिर रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप है। जब खगड़िया के अलौली प्रखंड के शहर बन्नी स्थित घर में ताला लगाने का मामला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास भी पहुंच गया है। हालांकि इस मामले में राजकुमारी देवी ने अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। जानकारी के अनुसार शहर बन्नी के आवास पर कुछ कमरों में पशुपति पारस के परिजनों ने मालिकाना हक जताते हुए ताला लगा दिया है। इस मामले में राजकुमारी देवी आहत है। दोस्तों, बिहार के अस्पतालों में जल्द ही 19,830 पदों पर भर्ती के लिए अब विज्ञापन जारी हो सकता है। जब स्वास्थ्य विभाग बिहार के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के सामान्य और फिर विशेषज्ञ चिकित्सकों, शिक्षकों, फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और फिर नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर के विभाग की ओर से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और फिर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार तकनीकी आयोग के माध्यम से कुल 36,906 पदों पर नियुक्तियां की जानी है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1827 पदों पर नियुक्ति होनी है। जब स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 17,076 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जबकि इस साल 19,830 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना है। जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है उसमें IGIMS पटना में सहायक निदेशक के कुल 18 पद शामिल है। इसके अलावा और भी कई सारे पद हैं। दोस्तों, चुनावी वर्ष में बिहार कांग्रेस बड़े बदलाव से गुजर रही है। जब प्रभारी अध्यक्ष बदलने के बाद अब जिला और फिर प्रखंड स्तर पर भी पार्टी बदलाव की तैयारी में है। हालांकि पार्टी का दावा है कि जिला और फिर प्रखंड में संगठन की मजबूती के लिए पार्टी ये कदम उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही इस बात पर पार्टी नेताओं में बहस भी शुरू हो गई है कि पार्टी का चुनाव वर्ष में ये कदम कहीं आत्मघाती न बन जाए। वहीं पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लरवारू ने जिला और फिर प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में व्यापक बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाकायदा एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। 6 सदस्य इस कमेटी में संयोजक का जिम्मा प्रभारी ने नियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार को सौंपा है। दोस्तों, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना ने हजारों भिक्षुओं को यानी कि भिखारियों को सम्मानपूर्व नई जिंदगी दी है। इस योजना की वजह से 9,226 भिखारियों को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से निजात मिली है। वहीं पर इनमें से 1873 भिक्षुओं को यानी कि भिखारियों को रोजगार दिलाया जा चुका है। जब कभी भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करने वाले ये भिक्षु अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वहीं पर इस योजना के तहत सरकार भिखारियों को न सिर्फ इस अभिशाप से मुक्ति दिला रही है बल्कि उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों और फिर असशक्त भिक्षुओं के लिए भिखारियों के लिए भिक्षुक पूर्णवास गृह की भी व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे पुरुष और फिर महिला सेवा कुटीर में भिक्षुओं को ला करके उनकी काउंसलिंग और फिर रोजगार से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, जिसके तहत कुल 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ये भर्ती बिहार के 37 जिलों के लिए बिहार होमगार्ड के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन BHG
www.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जब आपको बता दूं कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 16 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इनमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटर पास मात्र। वहीं पर इस पद के लिए आपकी उम्र 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रेगुलेशन के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। वहीं पर आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह बिहार आए हुए थे और फिर बिहार में उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार को 5 साल में बाढ़ से मुक्त कर देंगे। अब इस बयान को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान एक मौका और मांगने और फिर बाढ़ नियंत्रण पर काम करने को लेकर के दिए गए बयान पर तंज कसते हुए सवाल किया है। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 20 साल क्या बाढ़ नियंत्रण पर काम कर रहे थे। जब सोमवार को सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर उन्होंने ये तंज कसा किया है। जब लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि हमें बिहार में एक मौका और दो, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। अमित शाह 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पर इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है और सवाल किया है कि 20 बरस से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है। जब उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने सवाल किया है कि ये लोग इतना झूठ कहां से बोल लेते हैं, कहां से लाते हैं। आपको बता दो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया था। जब रविवार को गोपालगंज में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लोगों से इसके लिए 5 साल का समय मांगा। उन्होंने कहा है कि एक और 5 साल के लिए बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार को हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त कर देंगे। उन्होंने वादा किया है कि बिहार में बाढ़ अतीत बन जाएगा। वहीं पर अमित शाह ने कहा है कि बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि 2025 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनवा दीजिए, चीनी मिलों को खोलने के लिए हम पूरी ऊर्जा लगा देंगे। उन्होंने कहा कि एक समय था कि बिहार में देश का 30% चीनी उत्पादन हुआ करता था, जब पर 2005 के पहले की सरकार में ये 6% से भी कम हो गया है। ये एक करके चीनी मिलें बंद हो गई। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च के बाद भी भूमि सर्वे का काम चालू रहेगा। जमीन सर्वे का काम 31 मार्च के बाद भी चालू रहेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जमीन के सर्वे की आखिरी तारीख 31 मार्च था, जो इसे अब बढ़ा करके कुछ दिनों के लिए आगे कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक जमीन का सर्वे नहीं कराया है वह अब कुछ और दिनों तक ये काम कर सकते हैं। हालांकि अंतिम तिथि 31 मार्च ही रहेगी, लेकिन पोर्टल कुछ दिनों तक चालू रहेगा। लोग अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्व घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वे पूरी करने का दिसंबर 2016 तक लक्ष्य है, लेकिन 31 मार्च तक जो सर्वे करने का समय जो पूर्व से स्व घोषित आवेदन लेना था, हम लोगों ने पोर्टल को खोल रखा है। यह सभी लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने स्व घोषित आवेदन नहीं दिए हैं वे लोग जल्द से जल्द आवेदन दें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों के पास बाप दादा के नाम पर ज़मीन है, जो पुराना CS खतियान था, उसके बाद कई लोगों ने ज़मीन खरीदा जब बेटा पोता हुआ, लेकिन CS खतियान से ही काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग स्व घोषणा नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द अपने ज़मीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पास कम कागजात हैं वे उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने में बने पटना की पहचान गोल घर की चमक वापस लाने की तैयारी में है। धूप बारिश से लगभग काले हो चुके गोल घर की केमिकल से सफाई कराई जाएगी। जब कला संस्कृति एवं युवा विभाग गोल घर की बाहरी दीवारों की रासायनिक विधि से साफ सफाई के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्राचार करेगा। इसके अलावा विभाग के स्तर से भी गोल घर की सफाई के लिए परामर्शी का चयन करते हुए समानांतर रूप से कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रोहतास जिले के स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे का जीर्णोद्धार और विकास करने के लिए भी ASI से पत्राचार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों विभागीय सचिव प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण और फिर लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। जैसे सीतामढ़ी और फिर बेतिया में नया संग्रहालय बनाने के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर के संबंधित DM से समन्वय स्थापित करने को कहा गया। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में गर्मी का कहर बरा है और तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। प्रचंड धूप की तपिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई जगहों पर आग लगी घटनाएं भी सामने आई है। पहाड़ों पर भी आग लगने का सिलसिला जारी है। जमुई, बांका और फिर लखीसराय में पहाड़ों पर भी आग का कोहराम दिख रहा है। जब बांका के बौसी में पर्यटन के दृष्टिकोण के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मंदार पर्वत के जंगलों में भी भीषण आग लग गई, जहाँ आग लगी है। प्रशासनिक पदाधिकारी इन घटनाओं में सक्रिय हुए और फिर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। वहीं पर बांका के मंदार पर्वत के पूर्वी उत्तर हिस्सों के जंगलों में रविवार को भीषण आग लगी, जहां रविवार की शाम को अचानक जब आग लगी तो फिर वहां पर हरकंप मच गया, जहां बाराहाट से अंचलाधिकारी के द्वारा दमकल को उस जगह पर भेजा गया। जहां प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि अचानक आग के कारण दूर तक धुआं उठने लगा है। तेज लाइट जैसी चमक आ रही थी। जब नज़दीक जाकर के देखा तो फिर वहां पर आग की लपटें भड़की हुई थी। दोस्तों किशनगंज में ईद की नमाज पढ़ने को लेकर के दो गुटों के बीच बवाल कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मामला किशनगंज जिला के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर ईदगाह के पास ईद की नमाज पढ़ने को लेकर के आपस में दो पक्ष उलझ गए। मामला बिहार बंगाल सीमावर्ती इलाके पनासी पंचायत स्थित रतनपुर हाई स्कूल के समीप ईदगाह का है। यहाँ पर पिछले कई सालों से पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं और फिर बिहार क्षेत्र के लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार समय निर्धारित होने के बावजूद भी बंगाल के लोगों ने पहले नमाज अदा करने के दौरान अधिक समय लगा दिया, जिस कारण तेज धूप में इंतजार करते बिहार के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के लोग धीरे धीरे उग्र होने लगे। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, इसके बाद झड़प और फिर मामला लाठी डंडे तक पहुंच गया। इस दौरान बंगाल गुंजरिया तथा फिर बिहार पनासी पंचायत के करीब 2000 लोग मौजूद थे। साथ ही साथ दोनों राज्यों की पुलिस भी मौजूद थी। आपको बता दूं कि घटना की सूचना पाकर के अतिरिक्त पुलिस बल और फिर पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला शांत कराया गया। मामले को लेकर के ठाकुरगंज एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह ने बताया है कि नमाज पढ़ने के समय को लेकर के बिहार तथा बंगाल के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। मामला पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। दोस्तों सीमांचल में प्रशांत किशोर की बढ़ती सक्रियता ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। ईद के मौके पर जेडीयू के कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद साहब से उनकी मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कल ईद का त्यौहार था और इस ईद के त्यौहार पर प्रशांत किशोर कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब से उनके निज आवास पर जाकर के मुलाकात की। अब सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों मुलाकात की? तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ईद की मुबारकबाद देने के बहाने किशनगंज जिले के कैरी बिरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक मास्टर मुजाहिद साहब के घर पर बातचीत की। प्रशांत किशोर की टीम के मुताबिक वे लंबे समय से इस मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मास्टर मुजाहिद आलम अपनी मेहनत से खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। सीमांचल में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। आपको बता दूं कि मास्टर मुजाहिद आलम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। यह सीमांचल की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। जब 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के टिकट पर किशनगंज से चुनाव लड़ा था, जब कांग्रेस प्रत्याशी से करीब 59,000 वोटों से हार गए थे। वहीं पर 2015 में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को शिकस्त देकर के विधायक बने थे। वहीं पर 2020 में सीएए एनआरसी विरोधी लहर के कारण थोड़े अंतर से चुनाव हार गए। तो आपको बता दूं कि मास्टर मुजाहिद आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है कि ये जो मुलाकात थी ये पर्सनल मुलाकात थी, नहीं कोई सियासी मुलाकात। स्पेशल ईद को लेकर की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए और वो मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है, जो कि मैं पटना में रहकर के पढ़ाई करता था और प्रशांत किशोर भी वहीं पर पढ़ाई करते थे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम वक्फ बिल के विरोध में खुल करके हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी इशारा किया है कि सीमांचल में बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा है कि प्रशांत किशोर की टीम काफ़ी समय से मिलने की कोशिश कर रही थी। ईद मिलन समारोह में मेहमानों का स्वागत करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुलाकात के कोई भी राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के इस दौरे से सीमांचल में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू, कांग्रेस और सभी दल सतर्क हो गए हैं। जब अगर मास्टर मुजाहिद आलम जनसुराज में शामिल होते हैं तो फिर ये एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में सीमांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या मास्टर मुजाहिद आलम जदयू छोड़ करके प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मास्टर मुजाहिद आलम ने साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
दोस्तों किशनगंज में भीषण आग लगी की वारदात सामने आई है, जहां पर आग के कहर में 2 घर जलकर के राख हो गए हैं। साथ ही साथ इस आग लगी में 4 मवेशियों की जलकर के मौत हो गई है। वहीं पर इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर के राख हो गई है। पूरी घटना कोचाधामन थाना क्षेत्र का है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले की कोचाधामन थाना क्षेत्र के पाटकोई पंचायत के वार्ड संख्या 2 में सोमवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फिर गाँव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जहाँ पर देखते ही देखते आग के लपटों ने 2 परिवारों के घरों को जला करके राख कर दिया, जहां पर इसके साथ ही कई पुआल के ढेर और फिर मवेशियों के घर भी जल करके राख हो गए हैं, जहां पर 4 मवेशियों की जल करके मौत हो गई। इधर आग लगने की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फिर स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य नासिक नादरी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत करके घटना का जायजा लिया और फिर उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।